हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं कृतिका पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ट्रिपल सी का सैम्पल पेपर, जिसमें मैं आज आपको समझाऊंगी 100 एमसीक्यूज। एमसीक्यूज का मतलब ये है ट्रिपल सी का पेपर जैसा आता है बिल्कुल वैसे ही आज हम एक सैम्पल पेपर अपना सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि पहले के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे और 50 आपको ट्रू फॉल्स बेस्ड मिलेंगे। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आने वाले हैं। कोई डाउट रह जाए आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ लें। और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी हम लेके आ रहे हैं अपनी लाइव क्लास, जिसमें आपके डाउट्स भी साथ ही साथ क्लियर भी होते चलेंगे। तो ऐसे हम कई सारे आपके साथ सैम्पल पेपर डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपके आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी अच्छी हो सके। कई बार आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि मैम ट्रिपल सी के सैम्पल पेपर डिस्कस करिए, तो इसीलिए मैं लेके आई हूँ। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं, इसके लिए सॉरी। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। और आप जानते हैं ट्रिपल सी का पेपर होता है सीबीटी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपको पहले जो 50 क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, जिसमें से एक पर आपको टिक करना होता है। और इसके बाद में 50 आपके पास ट्रू फॉल्स होते हैं, जिसमें आपको ट्रू या फॉल्स जो भी होता है वो आपको मार्क करना रहता है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ग्रेप कमांड इन लाइनक्स। लाइनक्स में ग्रेप कमांड का मतलब क्या है, किसका ग्रेप कमांड का उद्देश्य क्या है। तो देखिए लाइनक्स क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। लाइनक्स है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स का मतलब ये हमारे लिए फ्रीली अवेलेबल रहता है और यूजर इसमें अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई भी कर सकता है। तो उसमें कमांड होती है ग्रेप कमांड, उसका मतलब क्या है। अब लाइनक्स ट्रिपल सी के सिलेबस में है तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, है ना। लाइनक्स हो गया, उबंटू हो गया, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए अब देखिए इसमें ऑप्शंस क्या है। सबसे पहला ऑप्शन, टू सर्च फॉर द टेक्स्ट पैटर्न इन द फाइल्स, टू डिलीट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, टू क्रिएट अ न्यू यूजर और टू डिस्प्ले सिस्टम इंफॉर्मेशन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है कि फाइल्स में टेक्स्ट पैटर्न को सर्च करने के लिए, फाइल्स और डायरेक्टरीज को डिलीट करने के लिए, नए यूजर क्रिएट करने के लिए और सिस्टम इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है टू सर्च फॉर टेक्स्ट पैटर्न इन फाइल्स। क्या है, टू सर्च फॉर टेक्स्ट पैटर्न इन फाइल्स। सबसे पहला ऑप्शन हमारा सही है। और ऐसे ही हम जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना जाए। मुझे पता है अगर ज़्यादा बड़ी होगी वीडियो तो भी आप लोग बोर हो जाने वाले, फिर आप पूरी वीडियो देखेंगे नहीं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। What does HTTP stand for in the context of web browsing? वेब ब्राउजिंग के संदर्भ में HTTP का क्या अर्थ है। वेब ब्राउजिंग के संदर्भ में HTTP का क्या अर्थ है। सबसे पहले देखिए इसमें पहले तो हमें एक आंसर, मतलब एक क्वेश्चन हमारा इसमें निकल रहा है कि HTTP का मतलब क्या है, किस संदर्भ में यूज किया जाता है, वेब ब्राउजिंग में। तो पहला यहाँ पर एक चीज हमारी क्लियर हो गई है कि HTTP वेब ब्राउजिंग के लिए यूज होता है। अभी वेब ब्राउजिंग क्या होता है, इंटरनेट पर जब भी आपको सर्च करते हैं तो उसे हम वेब ब्राउजिंग कहते हैं। मतलब वेब ब्राउजर पर, क्रोम पर या फिर किसी भी आप जब भी किसी ब्राउजर पर कोई चीज जब सर्च करते हैं तो उसे हम वेब ब्राउजिंग कहते हैं। और सर्च करते टाइम कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, HTTP। सारे प्रोटोकॉल्स मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। मैंने नेटवर्किंग की क्लास में सारे प्रोटोकॉल्स पढ़ाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देख लें। नेटवर्किंग में आपको बहुत सारे टॉपिक्स इस सैंपल पेपर में हैं जो आपके सारे उसमें कवर हो जाएंगे। चलिए पहला ऑप्शन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा हाई टेक्स्ट प्लेटफॉर्म, तीसरा हाइपरलिंक ट्रांसफर प्रोसेस और हाइपर स्पीड टेक्स्ट प्रोटोकॉल। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो भी आपको सही लगता है उसी पर आपको टिक करना होता है। तो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस लिए यूज होता है, वेब ब्राउजिंग में। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अपना हम अगला क्वेश्चन। व्हाट इज एन IP एड्रेस यूज्ड फॉर इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में IP एड्रेस किस लिए यूज किया जाता है। नेटवर्किंग में IP एड्रेस का उपयोग किस लिए किया जाता है। देखिए सबसे पहला तो एक यहाँ पे फिर से क्वेश्चन हमें मिल गया कि IP एड्रेस का यूज नेटवर्किंग में किया जाता है। किस में किया जाता है, नेटवर्किंग में। अब क्या यूज होता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि IP एड्रेस होता क्या है। जैसे दुनिया में हम हर किसी की एक आइडेंटिटी होती है ना, हर किसी की एक पहचान होती है, चाहे वो उसके आधार से उसकी पहचान हो या जो भी हो। ऐसे दुनिया में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, हर किसी कंप्यूटर सिस्टम की एक आइडेंटिटी होती है। किस लिए होती है वो आइडेंटिटी, क्योंकि जब भी एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से जब कोई कम्युनिकेशन करता है तब ये हमें कैसे पता चलेगा कि किस कंप्यूटर से वो मैसेज आया है।
क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि वो ओप्पो वाले मोबाइल से आया, पोको के उस मॉडल से आया, तो एक मॉडल की दुनिया में करोड़ों फ़ोन चलाते हैं लोग। तो उससे पहचान कैसे होती है कि एग्जैक्ट ये किस मोबाइल या किस सिस्टम से हमारे पास मैसेज आया है? तो उसको आइडेंटिफाई करता है कौन? आईपी एड्रेस। तो अब देखिए, अब इतना मैंने आपको बता दिया, अब आंसर आपके सामने क्लियर है। पहला ऑप्शन क्या है? टू आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क, टू इनक्रिप्ट डेटा, टू क्रिएट अ वेबसाइट, टू कनेक्ट टू वाईफाई। तो आंसर आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए, टू आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। नेटवर्क पर एक डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए आईपी एड्रेस यूज किया जाता है, और आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। What does ISP stand for in the context of internet services? इंटरनेट सेवाओं के संदर्भ में ISP का क्या अर्थ है? पहली बात, ISP किससे रिलेटेड है? इंटरनेट सर्विसेज से रिलेटेड है। अब ISP की फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए, सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि सारे हम नेटवर्किंग की क्लास में पढ़ चुके हैं, और ये क्वेश्चंस भी सारे हैं जो कि पहले CCC के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। चलिए सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेशनल सर्विस प्रोटोकॉल, इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्च प्रोवाइडर। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, और ISP का मतलब होता है जो आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसे हम ISP कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका सही आंसर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। कोई भी डाउट रह जाए आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ लें, हम आपको वो डाउट आपका जरूर क्लियर करेंगे। अगर वीडियो से तो फिर वीडियो से, या फिर कमेंट में ही हम आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड? एक मजबूत पासवर्ड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या है? अब देखिए, पासवर्ड क्या होता है? जब भी हम किसी भी साइट पर, किसी भी वेबसाइट पर जब हम कोई साइन अप करते हैं, कोई अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो वहां पर हमारा एक यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट होता है। यूजर नेम या फिर यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करता है, जिससे हम अगली बार उस वेबसाइट पर अपना अकाउंट लॉग इन कर सकते हैं। तो वहां पर आप किस तरीके का पासवर्ड बनाएं जो कि आपका स्ट्रांग रहे, जिसे आसानी से कोई भी, जिसको कोई गेस ना कर सके और जिसको कोई हैक ना कर सके। ठीक है, तो ये हमारी नॉर्मल लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना कि पासवर्ड कैसा होना चाहिए। अब ऑप्शन समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, अ शॉर्ट पासवर्ड विद ओनली लेटर्स, सिर्फ लेटर्स से लिखा हुआ एक शॉर्ट सा पासवर्ड, इसका मतलब हम कह सकते हैं ABCD। क्या ऐसा होना चाहिए? दूसरा, अ पासवर्ड दैट इज इजी टू गेस, एक ऐसा पासवर्ड जो गेस करने में आसानी हो। अगर वो पासवर्ड गेस करने में आसानी है, लोग उसका अनुमान लगा सकते हैं, तो फिर वो पासवर्ड क्यों बनाएंगे? ठीक है, अगला देखते हैं, अ पासवर्ड दैट इंक्लूड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, नंबर एंड सिंबल्स, एक ऐसा पासवर्ड जिसमें लेटर, नंबर और सिंबल तीनों का यूज किया गया है। और चौथा, अ पासवर्ड दैट इज सेम एज द यूजर नेम, एक ऐसा पासवर्ड जो कि यूजर नेम से जस्ट सेम है। अगर कोई पासवर्ड आप ऐसा बना रहे हैं जो कि यूजर नेम से सेम है, तो फिर वो पासवर्ड बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब भी आप किसी वेबसाइट पर साइन अप करते, कोई आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो ज्यादातर यूजर नेम आपका क्या होता है? आपका कॉन्टैक्ट नंबर ही आपका यूजर नेम होता है। कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होगा तो फिर आपकी ईमेल आईडी आपकी यूजर नेम होगी। आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी ईमेल आईडी ज्यादातर लोगों को पता होता है। तो ऐसे में अगर आप उसे ही पासवर्ड बना लेंगे तो फिर किसी को भी एक्सेस करने में बहुत आसानी होगी। तो इसीलिए ये भी हम नहीं बना सकते। पहला गलत है, चौथा गलत है, पहला गलत है, दूसरा गलत है। सही आपका तीसरा, अ पासवर्ड दैट इंक्लूड्स लेटर, नंबर एंड सिंबल, जिसमें आप लेटर, नंबर और सिंबल तीनों का यूज करें। जैसे हम कह सकते हैं, कुछ इस तरीके का आप पासवर्ड बना सकते हैं, जैसे मैंने कुछ ऐसा बना दिया, CS@ और 8 9 10, ऐसा कुछ भी आप ऐसा बना सकते हैं, जिसमें आप अपना लेटर, अपना नाम आप यूज कर सकते हैं, बीच में आप @ या कोई भी आप स्पेशल कैरेक्टर दे सकते हैं, और लास्ट में आप अपनी कुछ डिजिट डाल सकते हैं। जैसे कि आपका कोई पुराना नंबर हो, आप उसकी लास्ट की डिजिट या स्टार्टिंग की डिजिट या बीच की आप डिजिट डाल दें, तो ऐसा आप कोई नंबर भी डाल सकते हैं, या फिर आप अपने उसमें आप डेट ऑफ बर्थ या कोई भी ऐसी चीज जो कि कोई आसानी से एक्सेस ना कर सके। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ केबल इज कॉमनली यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ वायर्ड नेटवर्क? कंप्यूटर को वायर नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार की केबल का उपयोग किया जाता है? अब देखिए, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए फिलहाल तो 2 तरीके से आप यूज कर सकते हैं, उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। पहला तो आप उसको वायर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा आप उसको वायरलेस कनेक्ट कर सकते हैं। वायर्ड मतलब जब आप उसको केबल, तारों की मदद से जब आप उसे कनेक्ट कर रहे हैं, और वायरलेस का मतलब जब आप उसे बिना तार, बिना केबल के जब आप उससे कनेक्ट कर रहे हैं वेब्स से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वायर्ड पूछ रहा है कि जब आप कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करते हो, तो आप वहां पर किस तरीके की केबल का ज्यादातर यूज किया जाता है कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए? केबल के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। सबसे पहला HDMI, दूसरा USB,
तीसरा इथरनेट और चौथा वीजीए। तो मैं आपको बता दूं HDMI का यूज तो ज़्यादातर टीवी वगैरह में होता है। USB आप जानते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि आपकी केबल जो वो वाली केबल होती है जैसे कि मोबाइल को, जैसे हमारे जो चार्जर में लगी होती है USB केबल, इस तरीके की केबल जिससे आपने माइक को कनेक्ट कर लिया, आपने फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट कर लिया, ऐसा। तो तीसरा हमारा हो गया इथरनेट और चौथा हो गया वीजीए। 4 केबल है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है उसका नाम होता है इथरनेट। ऑप्शन सी, इथरनेट केबल का यूज कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। और अगर कोई पूछ दे कि इथरनेट केबल का यूज किस नेटवर्क में ज़्यादातर किया जाता है, तो वो लैन नेटवर्क में, किसमें, लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क में इथरनेट केबल का यूज ज़्यादा किया जाता है। किस चीज़ से? कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर इन द नेटवर्किंग? नेटवर्किंग में लैन का क्या अर्थ है? अब ये तो क्लियर है कि लैन एक नेटवर्क है, जो मैंने अभी आपको लास्ट में भी बताया, और यहाँ पे भी क्लियर हो गया कि नेटवर्किंग में लैन का क्या अर्थ है। इसका मतलब लैन क्या है? एक नेटवर्क है। अब उस लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन आपके सामने है, लोकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लिंक्ड एरिया नेटवर्क, लिमिटेड एक्सेस नेटवर्क। बहुत ही आसान है। कंप्यूटर नेटवर्क की क्लासेस में हमने ये सारी चीज़ें, जितने भी अभी क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा कोई अभी तक क्वेश्चन नहीं गया है जो हमने उसमें डिस्कस नहीं किया है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप वो क्लास ज़रूर देखें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डलवा दूंगी, और बल्कि जितने भी हमारे ऐसे क्लासेज हैं, जैसे कि लिब्रे ऑफिस पे जो हमने पूरा एक MCQs का सेट तैयार किया है, नेटवर्किंग पे तैयार किया, उनके लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, ताकि आप अलग से भी अच्छे MCQs की तैयारी कर सकें पेपर के लिए। चलिए उसके बाद अगला देखिए, इसमें सही आंसर क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और इसी सीक्वेंस में ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होते हैं, लैन, मैन, वैन। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच मेन्यू इज द वर्ड काउंट ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में शब्द गणना विकल्प किस मेन्यू में है? पहले मैं आपको बता दूं कि लिब्रे ऑफिस में आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, कि जैसे कौन सा ऑप्शन किस मेन्यू में है, या फिर किसी भी चीज की शॉर्टकट की आपसे पूछी जा सकती है। इसी तरीके के क्वेश्चन हमेशा उसमें आपको मिलते हैं। क्लियर है? तो अभी ये पूछ रहा है कि वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेन्यू में हमें मिलता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहले तो समझ लेते हैं कि वर्ड काउंट होता क्या है। तो वर्ड काउंट स्पेशली वो होता है कि जब आपके पूरे डॉक्यूमेंट पर आपने कितने वर्ड्स लिख रखे हैं, कितने कैरेक्टर्स लिख रखे हैं, विद स्पेस, विदाउट स्पेस, ये सारी चीजें काउंट करके बताता है वर्ड काउंट। क्लियर है? चलिए पहला ऑप्शन फाइल, दूसरा टूल्स, तीसरा टेबल, चौथा नन ऑफ दीज। पहले मैं आपको बता दूं नन ऑफ दीज तो है नहीं, टेबल है नहीं, इसलिए क्योंकि टेबल में सिर्फ टेबल से रिलेटेड ही ऑप्शन आते हैं टेबल मेन्यू में। ठीक है, अगला फाइल में आपको बता दूं फाइल है नहीं, क्योंकि फाइल में सारे फाइल से रिलेटेड ऑप्शन आते हैं, जैसे कि फाइल को सेव करना, न्यू फाइल लेना, न्यू फाइल ओपन करना, फाइल को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीजें होती हैं फाइल मेन्यू में। तो हमारा लास्ट बच जाता है टूल्स। क्या बचता है? टूल्स। ऑप्शन बी यही हमारा सही है। टूल्स मेन्यू में ही हमेशा आपको क्या मिलता है? वर्ड काउंट। टूल्स मेन्यू में ही हमेशा आपको वर्ड काउंट मिलता है, जहां से जाके आप अपने पेज के जितने भी वर्ड्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनको आप काउंट कर सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क में मैंने ये भी हर एक ऑप्शन आपको हर मेन्यू वाइज अच्छे से क्लियर किया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स ए स्मॉल जियोग्राफिक एरिया लाइक होम और ऑफिस? किस प्रकार का नेटवर्क घर या कार्यालय जैसे छोटे भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है? कौन सा नेटवर्क ऐसा है? इसका मतलब ये है कि कौन सा नेटवर्क घर, ऑफिसेज जैसी या फिर स्कूल जैसी जगह में नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कौन सा नेटवर्क घर, ऑफिसेज या फिर स्कूल, कॉलेज जैसी जगह पे यूज किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने देखिए, सारे लैन लैन हो गए हैं, तो ये ऑप्शन कुछ गलत हो गए। मैं इनको आपको बता देती हूँ। दूसरा मैन है, तीसरा आपका वैन है, और चौथा आपका पैन है। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन है, लैन, मैन, वैन और पैन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, सबसे पहला नेटवर्क, सबसे छोटा नेटवर्क होता है पैन। फिलहाल तो 3 ही नेटवर्क मेन होते हैं, लैन, मैन और वैन, पर अगर आप पैन को रख रहे हैं तो पैन हमारा स्मॉलेस्ट नेटवर्क होता है, जिसे हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो पर्सनल यूज के लिए यूज किया जाता है, पर्सनल नेटवर्क। उससे बड़ा होता है लैन। लैन का यूज किया जाता है घर में, होम या फिर ऑफिसेज में, है ना, या फिर स्कूल्स में, इन जगह पे हमेशा यूज किया जाता है लैन का। किसका? लैन का। उससे बड़ा होता है आपका मैन। मैन यूज होता है किसी भी एक सिटी के अंदर, जो कि एक पूरी सिटी को कवर करता है।
और उससे बड़ा होता है वैन, जो कि पूरे वर्ल्ड को कवर करता है, जिसे आप कह सकते हैं इंटरनेट। तो अब आपको आंसर मिल गया होगा कि इसका सही आंसर है लैन। घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, हर जगह कौन सा नेटवर्क यूज होता है? लैन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मॉडेम यूज फॉर इन द होम नेटवर्क। घरेलू नेटवर्क में मॉडेम का उपयोग किस लिए किया जाता है? मॉडेम का यूज क्या है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि मॉडेम एक शॉर्ट फॉर्म है, मॉडेम फुल फॉर्म नहीं है। मॉडेम क्या है? एक शॉर्ट फॉर्म, जिसमें आपके दो पार्ट होते हैं, एक एमओ और एक डीईएम। ये दोनों को ब्रेक किया जाए तो आप एमओ का मतलब ये समझेंगे, एमओ मीन्स होता है मॉड्यूलेटर। क्या होता है? मॉड्यूलेटर। और अगर आप डीईएम देखें तो डीईएम का मतलब होता है डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। क्लियर है? अब इनका काम क्या होता है? ये सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं, डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट करने के लिए मॉडेम का यूज किया जाता है। अब ये पूछ रहा है कि घरेलू नेटवर्क में मॉडेम का उपयोग किस लिए किया जाता है। सीधी सी बात है कि मॉडेम का यूज जो है वो किससे रिलेटेड है? नेटवर्क से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये नेटवर्क से रिलेटेड कुछ काम करेगा। ऑप्शन देखते हैं। टू प्रिंट डॉक्यूमेंट, क्या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, टू स्टोर फाइल्स, फाइल स्टोर करने के लिए? नहीं। तीसरा, टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, और चौथा है टू स्कैन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए? नहीं। जब सीधी सी बात है कि वो नेटवर्किंग में यूज हो रहा है, इसका मतलब वो नेटवर्क को जो वो इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the firewall used for in the networking? नेटवर्किंग में फायरवॉल का यूज किस लिए होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फायरवॉल होता क्या है। देखिए, जैसे हमारे घरों के बाहर हम एक गार्ड खड़ा कर देते हैं। गार्ड किस लिए होता है? ताकि हमारे घर में किसी भी अनऑथराइज पर्सन का एक्सेस ना हो सके, कोई भी अनऑथराइज पर्सन हमारे घर के अंदर ना आ सके, जिसे हम नहीं जानते, हमारे जान पहचान का नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि मतलब हमारे लिए कुछ ऐसा कर सकता है, या जो हमारा अननोन है, जो कि सही नहीं है हमारे घर में आने के लिए। तो गार्ड हमेशा स्पेशली इसीलिए खड़ा करते हैं कि जो अननोन पर्सन, जो सेफ पर्सन है हमारे लिए, सिर्फ वही अंदर आए, वो हमारे घर की सिक्योरिटी करता है। ऐसे ही जो फायरवॉल है, ये नेटवर्किंग का एक गार्ड है। किसका? नेटवर्किंग में एक जो गार्ड होता है उसे हम फायरवॉल कहते हैं। वो नेटवर्क पर वो क्या करता है? नेटवर्क पर मतलब एक आपका जो पर्सनल नेटवर्क है उस पर किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को आने से रोकता है। जैसे आप जो भी अपना मोबाइल फोन, कंप्यूटर यूज कर रहे हो, उसमें फायरवॉल क्या करेगा कि नेटवर्किंग पर अगर कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस आ रहा है, जो कि कोई डेटा आपका हैक करने के लिए आ रहा है, या कोई वायरस है, कुछ भी इस तरीके की अगर कोई चीज़ है, तो उसको आपके सिस्टम में आने से रोकता है, उससे प्रिवेंट करता है। तो वही काम होता है फायरवॉल का। ऑप्शन देखिए, अब आपको आंसर तो क्लियर ही हो जाएगा इसमें। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फिजिकल थेफ्ट, टू फिल्टर इंटरनेट कॉन्टेंट, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ नेटवर्क, टू क्रिएट न्यू नेटवर्क कनेक्शंस। तो इसका सही आंसर आपको मिल गया ऑप्शन सी, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए नेटवर्क। एक नेटवर्क पर अनऑथराइज्ड एक्सेस से सिस्टम को बचाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स। किस प्रोटोकॉल का यूज ज्यादातर ईमेल्स को सेंड करने के लिए होता है? प्रोटोकॉल्स मैंने आपको सारे पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ, और आप सारे फुल फॉर्म्स याद करके जाइएगा, क्योंकि फुल फॉर्म याद करने से ही आपको बहुत सारे आंसर्स इसमें मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहला इसमें प्रोटोकॉल है, ईमेल भेजने के लिए पूछ रहा है, तो पहला प्रोटोकॉल है HTTP। अब मैं आपको HTTP की फुल फॉर्म बता देती हूँ। वैसे भी HTTP हम पीछे पढ़ चुके हैं, और मैंने आपको बताया भी था कि इसका यूज होता है वेब ब्राउजिंग में। किसमें? वेब ब्राउजिंग में इसका यूज होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसका मतलब ये तो हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, वेब ब्राउजिंग के लिए। ये तो भाई गलत हो गया। दूसरा FTP, FTP की फुल फॉर्म होती है FTP की फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर ये फुल फॉर्म अभी आपने याद नहीं की है तो आप ये अच्छे से याद कर लें। तो ये तो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। तो ये भी नहीं है, इसका भी काम खत्म हो गया। अगला आपका मान लेते हैं IP, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये भी अभी मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि IP का मतलब क्या होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये क्या करता है? नेटवर्क पर हर एक सिस्टम को आइडेंटिफाई, मतलब एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, जो कि क्या करता है? हर एक सिस्टम को नेटवर्क पर एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, जिससे हर एक सिस्टम को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो ये तो हो गया IP। अगला बचता है आपका SMTP, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसकी फुल फॉर्म से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि सही आंसर हमारा है SMTP।
सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि ईमेल भेजने के लिए यूज होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप सारे फुल फॉर्म याद कर लें, तो इससे ही आपको कई सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the term for a malicious program that spreads from one computer to another without user intervention? एक उस दुर्भावपूर्ण प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो उपयोगकर्ता के हस्तक्षेप के बिना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है? एक ऐसा प्रोग्राम जो कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फैलता है अपने आप से। कैसे अपने आप से? कि जब भी एक सिस्टम में अगर वो है वो प्रोग्राम, और अगर वो सिस्टम किसी भी दूसरे सिस्टम से आप कोई कनेक्शन करता है, कोई कनेक्शन बनाता है, तो फिर वो बाय डिफॉल्ट दूसरे सिस्टम में जाएगा। ऐसे ही उस सिस्टम से जितने भी सिस्टम कनेक्ट होते जाएंगे सब आपस में, सब में वो प्रोग्राम फैलता जाएगा। अब वो प्रोग्राम करता क्या है कि हर एक सिस्टम में जाके उसकी सारी फाइल्स खत्म करता है, उस सिस्टम की परफॉर्मेंस बिल्कुल वर्स्ट कर देता है और धीरे धीरे सिस्टम को डेड कर देता है। सिस्टम आपका हैंग होने लगेगा, सारी फाइल्स आपकी धीरे धीरे सारी डिलीट होने लगेगी। तो ये काम होता है उस प्रोग्राम का। अब उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन स्पैम, दूसरा कुकी, वायरस और अटैचमेंट। जैसे भी थोड़े दिन पहले एक आया था कोरोना वायरस, जो कि अभी भी अक्सर सुनने में को आता रहता है, जैसे कोरोना वायरस आने वाला है। फिलहाल कोरोना वायरस का क्या काम है कि वो ह्यूमन टू ह्यूमन हर बॉडी में फैलता रहता था। उससे क्या होता है कि जिस भी बॉडी में वो वायरस जाता है वो पर्सन धीरे धीरे करके बिल्कुल उसकी तबीयत खराब होती जाती है और वो बिल्कुल खत्म होने लगता है। एक टाइम के बाद कई सारे ऐसे भी हुए जो उस महामारी का शिकार हो गए, जिनकी डेथ भी हो गई। सेम इसी तरीके से कंप्यूटर में एक होता है वायरस। उस वायरस का काम क्या होता है कि वो सिस्टम टू सिस्टम सब में फैलता रहता है और जिस भी सिस्टम में वो प्रोग्राम एंटर करता है उस सिस्टम की धीरे धीरे सारी फाइल्स, फिर उसकी परफॉर्मेंस और सब कुछ ऐसे खराब होने लगता है और एक टाइम के बाद उस सिस्टम भी आपका डेड हो जाता है। तो उस प्रोग्राम को हम कहते हैं वायरस। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि इस वायरस से सिस्टम को सिक्योर करने के लिए किस प्रोग्राम का यूज करते हैं, तो उस टाइम पे आप बताएंगे एंटीवायरस। उसका नाम होता है एंटीवायरस। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कैप्चा? कैप्चा का उद्देश्य क्या है? कई बार आपने देखा होगा जब भी हम किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो वहां पर एक कैप्चा का भी ऑप्शन आता है। लॉगिन आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं और फिर एक कैप्चा भी हम लोग डालते हैं। तो उस कैप्चा का मतलब क्या होता है? अगर हमने लॉगिन आईडी डाल दी और पासवर्ड डाल दिया तो फिर कैप्चा का मतलब क्या रह गया? तो देख लेते हैं उस कैप्चा का मतलब होता क्या है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरस, वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा टू आइडेंटिटी फॉन्ट, टू आइडेंटिफाई फॉन्ट, फॉन्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। टू वेरीफाई दैट यूजर इज ह्यूमन एंड टू इम्प्रूव वेबसाइट डिजाइन। सबसे पहला वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल गलत है। दूसरा टू आइडेंटिफाई फॉन्ट, फॉन्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये भी बिल्कुल गलत है। फॉन्ट को आइडेंटिफाई क्या करना? तीसरा टू वेरीफाई दैट द यूजर इज ह्यूमन और चौथा टू इम्प्रूव वेबसाइट डिजाइन, वेबसाइट के डिजाइन को इम्प्रूव करने के लिए, ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो यही है, टू वेरीफाई दैट द यूजर इज ह्यूमन। ये वेरीफाई करने के लिए कि जो भी इस साइट पर लॉगिन कर रहा है वो ह्यूमन है, ना कोई एआई है ना कुछ है, वो क्या है? एक ह्यूमन है। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द राउटर यूज फॉर इन होम नेटवर्क? घरेलू नेटवर्क में राउटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्लियर हो गया है कि घरेलू नेटवर्क में ही राउटर का यूज होता है। अब राउटर का यूज होता किस लिए है? टू प्रिंट डॉक्यूमेंट, टू स्टोर फाइल्स, टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, टू स्कैन डॉक्यूमेंट। आंसर बिल्कुल क्लियर है, सेम वैसे ही ऑप्शन है। और नेटवर्क में अगर यूज हो रहा है तो आंसर देखिए बिल्कुल क्लियर है, इसमें टाइम लगाने वाली कोई बात ही नहीं है। टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, ऑप्शन बी आपका सही है। अब राउटर होता क्या है, कैसा दिखता है? आपने देखा होगा अगर आपके घर में वाईफाई लगा है या फिर कहीं भी अगर वाईफाई लगा है तो वहां पे एक बॉक्स जैसा रखा होता है और इसमें एंटीना लगे होते हैं, जिसको आप अक्सर वाईफाई भी बोलते हो। उस डिवाइस का नाम होता है असली राउटर। क्या होता है? राउटर। उसे ही हम कहते हैं राउटर, जो कि इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है गाइज, कहीं भी डाउट रह जाए पूछ जरूर लेना आप लोग कमेंट में। व्हाट इज द फिशिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनलाइन सिक्योरिटी? ऑनलाइन सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग का क्या होता है? आपने कई बार सुना होगा, स्पैम भी सुना होगा, फिशिंग सुना होगा, हैकिंग, क्रैकिंग, जैसे वायरस, ऐसे कई सारी चीजें सुनी है। ऐसे ही फिशिंग क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने, अ टाइप ऑफ फिशिंग, एक फिशिंग का टाइप है। अरे ये क्या हुआ? ये तो सेम वही चीज हो गई, फिशिंग का एक टाइप है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फाइल, फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक मेथड, नहीं जी ये भी बिल्कुल गलत है। अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस का एक टाइप है, नहीं जी ये भी बिल्कुल भी नहीं है, कंप्यूटर वायरस नहीं है फिशिंग। अगला ऑप्शन, अ प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग फ्रॉडुलेंट ईमेल्स टू ट्रिक रेसिपिएंट्स इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है? अ प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग फ्रॉडुलेंट ईमेल्स टू ट्रिक रेसिपिएंट इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन।
आपके मेल पर कई बार ऐसे मेल आते हैं जो कि बिल्कुल भी आपके काम के नहीं आते, वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे उन्होंने दे दिया कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया इस जॉब में, आपका इंटरव्यू है, अब आप क्या करते हो, उसको तुरंत ही लॉगिन करते हो, आप उसमें अपना मेल आईडी, पासवर्ड्स, यूज सब कुछ आप उसमें अपना डाल देते हो। आपने उसमें कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, उन्होंने अकाउंट नंबर पूछा, आपने वो डाल दिया, आधार नंबर डाल दिया, बस वहीं से काम हो गया। तो वो इस तरीके के आपको मेल भेजते हैं ताकि आप अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को उनके साथ शेयर कर सके, उसे ही फिशिंग कहा जाता है। क्लियर है? चलिए देखिए, आपको ऐसे बहुत सारे नाम मिलेंगे और इन सारे नामों का मतलब अलग अलग होता है, तो ये बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना कि वायरस, फिशिंग, स्पैम ये कोई भी सेम नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंक्रिप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी? कंप्यूटर सिक्योरिटी के संदर्भ में इंक्रिप्शन क्या है? इंक्रिप्शन क्या होता है? चलिए अब देख लेते हैं इंक्रिप्शन क्या होता है। जैसे कई बार व्हाट्सएप पे देखते हैं ना, एंड टू एंड इंक्रिप्टेड। इंक्रिप्शन होता क्या है? ऑप्शन क्या है? अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग डेटा रीडेबल, डेटा को रीडेबल बनाने के लिए। नहीं जी, अगर ऐसा होता तो फिर इंक्रिप्शन का मतलब ही क्या होता? दूसरा, अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू ए सीक्रेट कोड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, एक ऐसा प्रोसेस जिससे सारे डेटा को एक सीक्रेट कोड में चेंज कर लिया जाता है ताकि अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके। अगला, द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग फाइल्स परमानेंटली, फाइल को परमानेंटली डिलीट करने के लिए। नहीं, ये भी नहीं है। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फाइल एंड फोल्डर, फाइल और फोल्डर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये भी नहीं है। इसका सही आंसर है बी। और इंक्रिप्शन का मतलब यही होता है, जब भी कभी अगर आप देखो कि जैसे व्हाट्सएप पे लेके आता है एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, इसका मतलब ये है कि व्हाट्सएप पे आपका जितना भी डेटा है सबको एक सीक्रेट कोड में चेंज कर देते हैं वो लोग, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके, उसको हैक ना कर सके। क्लियर है? आपका डेटा चोरी ना हो, इसके लिए इंक्रिप्शन यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द फायरवॉल यूज फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी? कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि फायरवॉल का यूज क्या होता है। तो इसका सही आंसर आपका है बी। आपको याद आ गया होगा, बी है कि सी है कि डी है? इसका सही आंसर है डी, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क पर अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए फायरवॉल का यूज किया जाता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे तो कम से कम आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर प्रोटेक्टिंग योर ऑनलाइन अकाउंट्स? आपके ऑनलाइन खातों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा अभ्यास है? आपके जो ऑनलाइन खाते हैं उसकी सुरक्षा करने के लिए इनमें से कौन सा एक अच्छा अभ्यास है जिससे आप अपने ऑनलाइन अकाउंट्स को और सिक्योर करके रख सकते हैं? ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका अब हम सही आंसर। ऑप्शन, यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल अकाउंट्स। आपके कई सारे अकाउंट्स हैं और आपने सबका एक ही पासवर्ड बना लिया ऑनलाइन, क्या ये सेफ है? नहीं, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, गलत है। शेयरिंग योर पासवर्ड विद फ्रेंड एंड फैमिली, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को पासवर्ड शेयर कर दो, क्या ये सही है? ये भी नहीं सही है। अगला, यूजिंग अ यूनिक एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर ईच अकाउंट, हर अकाउंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड बनाओ। और अगला, राइटिंग डाउन योर पासवर्ड ऑन ए स्टिकी नोट ऑन अटैच टू योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर से अटैच करके एक स्टिकी नोट पर अपना पासवर्ड नोट डाउन कर दो। नहीं, सही आंसर इसका सी है, यूजिंग अ यूनिक एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर ईच अकाउंट, हर अकाउंट के लिए स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड बनाओ। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू बुलेट ऑफ इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या होती है? बुलेट ऑफ का मतलब जब आप कोई लिस्ट बना रहे हो बुलेट्स वाली, कुछ इस तरीके से आप लिस्ट बनाते हो ना ऐसे बुलेट्स बना के, तो उस बुलेट्स को ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो देखिए, कंट्रोल प्लस F12, शिफ्ट प्लस F12 और नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है शिफ्ट प्लस F12। इनमें टाइम नहीं लगाएंगे, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F12। शॉर्टकट कीज आप अच्छे से अपनी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ बार विच अपेयर्स एट द बॉटम ऑफ लिब्रे ऑफिस एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? लिब्रे ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नीचे दिखाई देने वाले बार का नाम क्या है? अब देखिए, यहाँ पर लोग अक्सर जो गलती करते हैं वो लगाते हैं टास्क बार, कि सबसे नीचे वाली बार होती है टास्क बार। लेकिन अगर टास्क बार पूछना होता तो फिर वो ये क्यों कहते हैं कि लिब्रे ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नीचे दिखाई देने वाली बार कौन सी है? क्योंकि टास्क बार तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है, वो तो परमानेंटली इनेबल रहती है। पर ये पूछ रहे हैं लिब्रे ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट में जो सबसे नीचे बार होती है उसका नाम। ऑप्शन आपके सामने, मेन्यू बार, टास्क बार, स्टेटस बार और टाइटल बार। तो यहाँ पे टास्क बार तो बिल्कुल भी मत लगाना, यहाँ पर इसका सही आंसर है स्टेटस बार। माइक्रोसॉफ्ट में और आपका लिब्रे ऑफिस में सबसे नीचे जो बार होती है उसका नाम होता है स्टेटस बार। क्लियर है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना कि वो क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट ब्राउजिंग के संदर्भ में कुकी क्या है? व्हाट इज द कुकी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट ब्राउजिंग? इंटरनेट ब्राउजिंग में कुकी क्या है? इसका मतलब ये इंटरनेट से रिलेटेड है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कुकी क्या होती है।
कई बार इंटरनेट पर हम लोग अलग अलग वेबसाइट्स पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था, साइन अप करते हैं। उसमें हमें हमारा बनता है एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड। जिस लॉगिन आईडी पासवर्ड को सेव करने के लिए कई बार ऑप्शन आता है सेव पासवर्ड टू गूगल, और हम उस पर क्लिक कर देते हैं तो लॉगिन आईडी पासवर्ड हमारा सेव हो जाता है, और जब वापस उसको हम लॉगिन करते हैं तो ऑटोमेटिकली लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमारा अपने आप सेंटर हो जाता है। तो वो जो लॉगिन आईडी पासवर्ड जो हमारा सेव होता है, छोटी छोटी फाइल्स जो सेव होती हैं, उनको हम कहते हैं कुकी। लॉगिन आईडी पासवर्ड की जो छोटी छोटी फाइल्स हमारे इंटरनेट पर स्टोर होती हैं, उनको हम कुकी कहते हैं। ठीक है, इसका देख लेते हैं ऑप्शन। अ डिलीशियस स्नैक। कुकी क्या है? एक डिलीशियस स्नैक है? नहीं, ये वो वाली कुकी की बात नहीं कर रहे हैं, स्नैक्स की बात नहीं है ये, तो ये तो हो जाएगी गलत। इंटरनेट की बात कर रहे हैं। स्मॉल टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड ऑन ए यूजर्स कंप्यूटर वाया वेबसाइट। एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल जो कि यूजर के कंप्यूटर पर एक वेबसाइट की तरफ से सेव कर दी जाती है हर बार जब आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाते हैं। अगला, अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। नहीं जी, ये कंप्यूटर वायरस नहीं है। अ पीस ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर का पीस भी नहीं है। इसका सही आंसर है बी, स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स होती है जो हर वेबसाइट की तरफ से हर बार यूजर के कंप्यूटर पर क्या कर दी जाती, बना दी जाती, जब भी आप कोई मेल आईडी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड जब आप सेव करते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following options appears when a hyperlink is selected in LibreOffice Writer? LibreOffice Writer में hyperlink का चयन करने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिखाई देता है? LibreOffice Writer में जब भी हम hyperlink पर जाते हैं तो उसमें कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं hyperlink बनाने के? पहला ऑप्शन, ध्यान से देखिएगा, पहला बता रहा है कि उसमें इंटरनेट और मेल दो ऑप्शन आते हैं। दूसरा बता रहा है उसमें प्लेस इन डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है। तीसरा बता रहा है प्लेस इन डॉक्यूमेंट, मेल, डॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है। और चौथा बता रहा है इंटरनेट, मेल, डॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है। तो इसका सही आंसर है डी। इसमें चार ऑप्शन आते हैं, इंटरनेट, मेल, डॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट, ये ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मिनिमम कस्टम फॉन्ट साइज इन लिब्रेऑफिस राइटर? लिब्रेऑफिस राइटर में मिनिमम कस्टम फॉन्ट साइज क्या होता है? अब देखिए, फॉन्ट साइज बहुत ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और मैं आपको बता दूं लिब्रे ऑफिस राइटर या एमएस ऑफिस किसी की भी जब बात होती है तो कस्टम और डिफॉल्ट दो तरीके के फॉन्ट होते हैं। एक तो जब आप उस ऑप्शन पर क्लिक करके आप साइज कम ज़्यादा करते हैं, फॉन्ट साइज पर जाके क्लिक करके, और एक होता है जो आप शॉर्टकट की से कम ज़्यादा करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप बात कर रहे हैं राइटर की, ठीक है, अगर आप बात कर रहे हैं राइटर की, तो इसमें जब आप डिफॉल्ट, जब आप ऑप्शन पर जाके जब आप साइज कम ज़्यादा करते हो, तब इसमें मिनिमम आपका रहता है, जब आप ऑप्शन पर जाके उसको कम करते हो तो 6 होता है, और इसमें जब आप मैक्स करते हो तो 96 होता है। पर जब आप उसको कस्टम कम ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब शॉर्टकट की मदद से, तब आपका मिनिमम जाता है 2 और मैक्स जाता है 999.9। इतना गाइज इसमें डिफरेंस होता है। अब इसने पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम फॉन्ट साइज इन, मिनिमम वाला कस्टम फॉन्ट साइज कौन सा है? तो आपके सामने आंसर है, कस्टम का मिनिमम फॉन्ट साइज होता है 2। इसका सही आंसर हो जाएगा 2। ये फॉन्ट साइज आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होता है? अब इन्होंने कस्टम का नाम दिया नहीं है, तो यहाँ पे जो भी में मैक्सिमम दिखेगा या डिफॉल्ट का भी इन्होंने नाम नहीं दिया है, तो 96 या फिर 999.9 में जो भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होगा उस पर हम टिक लगा देंगे। तो यहाँ पे 999.9 अवेलेबल है, तो यही हमारा सही आंसर है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल स्क्रीन शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन का शॉर्टकट की क्या होता है, जिससे आप अपना राइटर का फुल स्क्रीन ओपन कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज में बहुत टाइम नहीं लगाएंगे। इसका सही आंसर है कंट्रोल शिफ्ट जे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। शॉर्टकट की जरूर याद करके जाइएगा। लिब्रे ऑफिस में ज्यादातर क्वेश्चन शॉर्टकट कीज से आएंगे, या फिर आपके कौन सा ऑप्शन किस मेनू में मिलता है उससे आएंगे। तो इसके लिए आपका प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। लिब्रे ऑफिस आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप हमारी लिब्रे ऑफिस की प्लेलिस्ट में जाके उसका एक एक वीडियो, हर एक मेन्यू अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए, व्हाट इज द न्यू स्टाइल शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में नई स्टाइल बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस F11, शिफ्ट प्लस F11, ऑल्ट प्लस F11, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है शिफ्ट प्लस F11, ऑप्शन बी, शिफ्ट प्लस F11। ठीक है, 27 क्वेश्चन हो चुके हैं, बढ़ते हैं अपने 28वें क्वेश्चन पर। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, मतलब बाई डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कौन सा लगा होता है? तो बाई डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है 10, 11, 12, 13। इसमें सही आंसर है 12 इसका बाई डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्या इस डिफॉल्ट फॉन्ट साइज को हम नहीं चेंज कर सकते, उसे भी चेंज कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसके सेटिंग में जाके आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। आप इसका डिफॉल्ट 12, 14, 16, 2, 4 जो भी लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं, पर जो कंपनी की तरफ से आता है वो डिफॉल्ट 12 आता है। क्लियर है? चलिए
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन क्रिएटिंग अ टेबल इन लिब्रियोफिस राइटर हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर बाय डिफॉल्ट। जब भी आप लिब्रियोफिस राइटर में टेबल बनाते हैं तो डिफॉल्ट रूप से कितनी पंक्तियां और कॉलम आपको मिलते हैं। जैसे आपने मान लिया टेबल बनाई लिब्रियोफिस राइटर में, तो बाय डिफॉल्ट अगर आपने सीधा शॉर्टकट किया किसी से भी, आपने जब डिफॉल्ट इंसर्ट करा दी, तो इसमें बाय डिफॉल्ट कितनी रो और कितने कॉलम मिलते हैं। तो इसमें बाय डिफॉल्ट मिलते हैं 2 रो और 2 कॉलम। यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब 2 रो एंड 2 कॉलम्स, ठीक है, अलग अलग काउंट होंगे। तो वो इस तरीके से आपको मिलती है, 2 रोज और 2 कॉलम्स बाय डिफॉल्ट ऐसे मिलती है। क्लियर है। और अगर एमएस ऑफिस की बात हो रही है तो वहां पे 1 मिलता है। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं हैं गाइस, बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसमें क्या ही मैं बताऊं। कंप्यूटर की विशेषताएं तो हमने बहुत पढ़ी हैं, और कौन सी विशेषताएं उसकी नहीं है, सब तो उसकी विशेषताएं, बहुत कमी उसकी लिमिटेशंस हैं। स्टोरेज कैपेसिटी, भाई हाँ ये इसकी विशेषता है। एक्यूरेसी है, स्पीड है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो बिल्कुल टाइम लगना ही नहीं है। बस ये मैं आपसे कह रही हूँ कि जब भी आप पेपर सॉल्व करें, आप सारे ऑप्शंस को फिर भी पढ़ें। भले ही आपको आपका आंसर पहले ऑप्शन में मिल जाए, लेकिन चारों ऑप्शन आपको पढ़ने जरूर हैं। और क्वेश्चन पे आपको बहुत ध्यान देना है कि क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछ लेते हैं। पहले आप क्वेश्चन को एक बार ना समझ आए, 2 बार 3 बार, जब आप क्वेश्चन ही अगर आप 2-3 बार पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, तो आंसर तो आपके सामने है। फिर क्वेश्चन समझना आपको सबसे पहले, और फिर आपको चारों ऑप्शन पर एक बार नजर जरूर डालनी, भले ही आपका आंसर सामने हो, पर आप चारों ऑप्शन जरूर देखें। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर की सीमा क्या है, क्या लिमिटेशंस है, क्या ये नहीं कर सकता है, इसमें कमी क्या है। चलिए, स्लो कैलकुलेटिंग, क्या वो कैलकुलेशन स्लो करता है, नहीं भाई, कैलकुलेटिंग तो कैलकुलेशन उसकी बहुत फास्ट है, ये तो गलत है। नो फीलिंग्स, नॉन एक्यूरेट, नो ऑटोमेशन, देखिए ये भी गलत है, ऑटोमेटिक तो वो है। नो एक्यूरेट, ये भी गलत है, वो 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है क्योंकि मशीन है। हाँ सही है कि कंप्यूटर में फीलिंग नहीं होती। गाइज सबसे बड़ा उसका दुख यही है कि कंप्यूटर में फीलिंग नहीं होती। इतना होशियार होने के बाद, इतने सारे काम कर लेने के बाद उसमें फीलिंग नहीं है, बेचारा कुछ फील नहीं कर सकता क्योंकि मशीन है। मशीनें कभी फील नहीं कर सकती, इसीलिए वो थकता नहीं है, बोर नहीं होता, क्योंकि वो मशीन है। चाहे आप दिन रात उससे, चाहे जितना आप उससे काम करा सकते हैं। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज कंपाइलर डू। कंपाइलर का काम क्या होता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं पहले। तो कंपाइलर का काम क्या होता है, ये पूछ रहे हैं। कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट मिडिल लेवल लैंग्वेज टू हाई लेवल, मिडिल लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट्स लो लेवल टू मिडिल लेवल, और नन ऑफ द दीज, कि किसमें इसको चेंज करता है। देखो, कन्वर्ट लो लेवल टू मिडिल लेवल की कोई लैंग्वेज ही नहीं होता, तो ये तो गलत हो गई है। मिडिल लेवल टू हाई लेवल, ये भी गलत हो गया। नन ऑफ दीज है नहीं, सही आंसर है हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर का काम होता है, क्या काम होता है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर का काम होता है लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल में चेंज करना, हाई लेवल से उसको लो लेवल में चेंज करना, यही इसका काम होता है। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ दीज इज इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है। माइक्रोफोन, माउस, कीबोर्ड, ऑल ऑफ द अबव, वो सारी डिवाइसेस जिनसे कंप्यूटर में डेटा एंटर किया जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस। तो इन तीनों ही डिवाइसेस से कंप्यूटर में डेटा एंटर किया जाता है, इसलिए यहाँ पे सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। आंसर आपका डी वाला जो है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैव अ कोर नेम्ड एज, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कोर का नाम क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और लाइनक्स का मैंने आपको ये क्लास पूरी पढ़ाई है लाइनक्स पर, एक कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कोर का नाम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, कर्नल और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो गाइज ये सब चीजें आपको पढ़ने से ही आती है, हर एक चीज एमसीक्यूज की क्लास में नहीं आपको डिफाइन की जा सकती है, इसके लिए आपको इसका ट्यूटोरियल पढ़ना होगा। तो इसमें इस कोर का नाम होता है कर्नल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कोर का नाम होता है कर्नल। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द बैकअप इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर डेटा, कंप्यूटर डेटा के संदर्भ में बैकअप क्या है, बैकअप क्या है, बैकअप क्यों लिया जाता है, ये बैकअप होता क्या है कंप्यूटर डेटा के संदर्भ में। चलिए इसका देखते हैं ऑप्शंस। अ कॉपी ऑफ फाइल स्टोर्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट, एक कॉपी ऐसी, क्या, कॉपी ऑफ फाइल डिफरेंट इन स्टोर इन डिफरेंट फॉर्मेट, फाइल की एक ऐसी कॉपी जो कि किसी दूसरे फॉर्मेट में आपको स्टोर कर दी गई है। अ डिवाइस यूज टू प्ले म्यूजिक, म्यूजिक प्ले करने के लिए एक ऐसी डिवाइस है। बैकअप, अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर इन केस ऑफ डेटा लॉस और डैमेज, अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम तो नहीं है, प्ले म्यूजिक करने के लिए एक डिवाइस भी नहीं है, डिफरेंट फॉर्मेट में एक फाइल भी नहीं है,
बैकअप का सही काम होता है अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा। इंपॉर्टेंट डेटा की एक डुप्लीकेट कॉपी बना के रख लो और जिसे आप स्टोर करके रख लो। क्यों स्टोर करके रख लो? इन केस ऑफ लॉस और डैमेज, आपका डेटा कभी लॉस हो जाए, डैमेज हो जाए, इसके लिए आपके डेटा की एक कॉपी बनके तैयार हो जाती है जिसे हम बैकअप कहते हैं। और जब भी आपका कभी डेटा अगर आपका लॉस हो जाए तो आप उस बैकअप को रीस्टोर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, आई होप आप लोग को अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स कैन बी पार्टीशन अ हार्ड ड्राइव। निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग करके हम हार्ड ड्राइव को विभाजित कर सकते हैं? हार्ड ड्राइव में अगर हमें पार्टीशन करना पड़ जाए तो फिर उसके लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चंस आसान आसान तो आ नहीं सकते, सीधी बात है, कुछ तो टफ आएगा ना। चलिए, FSC के एफ डिस्क, MKFS और माउंट, चार आपके सामने है कमांड्स। इसमें सही आंसर है एफ डिस्क। ऑप्शन बी आपका सही है, एफ डिस्क। एफ डिस्क का यूज करके हम हार्ड ड्राइव को का पार्टीशन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग शॉर्टकट्स आर यूज्ड टू कट समथिंग इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी चीज को काटने के लिए, कट करने के लिए निम्नलिखित शॉर्टकट का यूज किया जाता है। बहुत आसान है, बहुत आपने ये पढ़ा होगा हर जगह। कट का शॉर्टकट क्या हुआ है? वो है, ये वही पूछ रहा है, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स। सीधा सा इसका आंसर है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स होता है आपका किसका? कट का शॉर्टकट होता है। कंट्रोल वी किसका होता है? पेस्ट का होता है। और कंट्रोल डी होता है वैसे डुप्लीकेट का, डुप्लीकेट। और कंट्रोल सी होता है कॉपी का। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 38, व्हाट इज द पर्पस ऑफ VPN? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उद्देश्य क्या होता है? VPN मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन देखते हैं। टू क्रिएट वर्चुअल रियलिटी इन्वायरमेंट्स, वर्चुअल रियलिटी इन्वायरमेंट्स बनाने के लिए। टू इम्प्रूव इंटरनेट स्पीड, इंटरनेट स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए। टू प्रोटेक्ट ऑनलाइन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी बाय इनक्रिप्टिंग इंटरनेट कनेक्शंस एंड टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए नहीं जी। टू इम्प्रूव इंटरनेट स्पीड नहीं। टू क्रिएट वर्चुअल रियलिटी इन्वायरमेंट्स नहीं। सही ऑप्शन इसका है सी, टू प्रोटेक्ट ऑनलाइन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी बाय इनक्रिप्टिंग इंटरनेट कनेक्शंस। इंटरनेट कनेक्शंस को आप अपने इनक्रिप्ट कर लो, सेव कर लो, जिससे आप क्या कर सको कि आप अपने डेटा को ऑनलाइन प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, उसकी प्राइवेसी आप मेंटेन कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन, शॉर्टकट टू ओपन स्टार्ट मेन्यू इज। स्टार्ट मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट की क्या होती है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। विंडो लोगो प्लस M, विंडो लोगो प्लस @ विंडो लोगो प्लस F। बहुत आसान है, शॉर्टकट होता है स्टार्ट मेन्यू का विंडो लोगो। सिर्फ विंडो की आप प्रेस कर दें, सिर्फ आप विंडो की प्रेस कर दें, आपका स्टार्ट मेन्यू ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द माउस टेक्निक्स इज नॉट यूज्ड इन विंडोज। विंडोज में किस माउस तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता है? विंडोज में किस माउस तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता है? कौन सा टेक्निक नहीं है माउस का विंडोज में? सबसे पहला क्लिकिंग, ये तो भाई है, क्लिकिंग तो है, क्लिक तो करते हैं माउस से। डबल क्लिक भी करते हैं, ड्रैगिंग भी करते हैं, मतलब एक प्रोग्राम को उठा के दूसरी जगह रख देना। लिफ्टिंग नहीं करते जी, लिफ्टिंग नहीं होता माउस से। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, माउस से लिफ्टिंग नहीं करते हम लोग विंडोज में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। डिवाइस बाय विच द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटर आर कॉल्ड डैश डिवाइसेस। उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से परिणाम प्राप्त किए जाते हैं वो कौन से उपकरण कहलाते हैं? का मतलब कंप्यूटर हमें जिनसे डेटा मतलब इंफॉर्मेशन हमें वापस करता है, उन डिवाइसेस को क्या कहते हैं? कौन सी? इनडायरेक्ट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर जिनसे हमें आउटपुट प्रोवाइड कराता है, क्या कराता है? आउटपुट हमें प्रोवाइड कराता है, वो आउटपुट डिवाइसेस होती है। इसका सही आंसर है आउटपुट डिवाइसेस। और इनपुट डिवाइसेस वो होती है जिनसे हम कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा एंटर करते हैं, इनपुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल इसका सही आंसर है आउटपुट डिवाइसेस गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What does the shortcut key to show the desktop? डेस्कटॉप को दिखाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? डेस्कटॉप को शो करने की शॉर्टकट की क्या होती है? विंडो की प्लस D, विंडो की प्लस W, विंडो की प्लस E और कंट्रोल प्लस O। तो इसका सही आंसर है विंडो की प्लस D, विंडो की प्लस D। ये शॉर्टकट कीज हैं, इन पे हम बहुत टाइम देखिए नहीं लगाएंगे क्योंकि इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता और इनका कोई लॉजिक नहीं होता है। शॉर्टकट कीज क्रिएट किए गए, डिफाइन किए गए, तो इन्हें हमें याद ही करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, शॉर्टकट की टू रिबूट द कंप्यूटर इज। कंप्यूटर को रिबूट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? रिबूट करने की शॉर्टकट की क्या होती है?
कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस बी प्लस टी, कंट्रोल ऑल्ट प्लस डेल, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। तो इसका शॉर्टकट की होती कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट की। जब आप तीनों एक साथ प्रेस करोगे तो आपका कंप्यूटर रिबूट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी बिट्स IPv6 एड्रेस हैज? IPv6 में कितने बिट्स होते हैं? कितने होते हैं? IPv6 में कितने बिट्स होते हैं? तो इसमें ऑप्शन है 32 बाइट, 128 बाइट, 128, 32 बिट और 128 बिट। तो देखिए अभी यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है कि ये तो मैं आपको बता दूं कि 128 होते हैं, लेकिन इसमें दो चीज हैं कि एक जगह लिखा है 128 बाइट और एक जगह लिखा है 128 बिट। अब अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसी में समझ जाएंगे कि उसमें तो बिट्स होते हैं, बाइट नहीं होते। तो इसका सही आंसर होगा 128 बिट। 128 बिट्स होते हैं IPv6 में। और अगर कभी IPv4 का पूछ दिया जाए तो वो भी आप यहीं पे सुन लें, उसमें होते हैं 32 बिट्स। कितने होते हैं? 32 बिट्स। उसका सही आंसर वैसे होगा सी वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNS? DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा है। डिफॉल्ट नेम सर्वर्स, डोमेन नॉट सिस्टम, डोमेन नेम सर्वर, डिफॉल्ट नेटवर्क सर्वर। डिफॉल्ट नेम सर्वर, डोमेन नॉट सिस्टम, डोमेन नेम सर्वर, डिफॉल्ट नेटवर्क सर्वर। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें फिलहाल कोई भी फुल फॉर्म ऐसी नहीं है जो बिल्कुल सही हो। फिलहाल तो इसकी फुल फॉर्म ये सही है डोमेन नेम सर्वर, पर ये सर्वर नहीं होगा, ये डोमेन नेम सिस्टम होगा गाइस। इसके लिए सॉरी, ये ऑप्शन जो है वो एकदम सही लिखा नहीं है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। फाउंडर ऑफ इंटरनेट इज? इंटरनेट के संस्थापक कौन है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इंटरनेट के फाउंडर कौन है? जैसे कंप्यूटर के फाउंडर कौन है? चार्ल्स बेबेज, ऐसे ही इंटरनेट के फाउंडर कौन है, उनका नाम बस आपको यहाँ पे बता देना है। पहला चार्ल्स बेबेज, दूसरा बिल गेट्स, तीसरा विंट कैफ और चौथा हार्वर्ड। हार्वर्ड एकिन बेसेन का पूरा नाम होता है। तो इसका सही आंसर है विंट कैफ। इंटरनेट के फाउंडर हैं विंट कैफ। चार्ल्स बेबेज तो कंप्यूटर के हैं, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के हैं। ठीक है, और हार्वर्ड एकिन कंप्यूटर के वैसे हैं, मतलब कंप्यूटर जो स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर्स आ रहे थे तो उनमें एक कंप्यूटर जो आपका था मार्क 1, उसमें हार्वर्ड एकिन का उसमें क्या था, इनका थोड़ा सा सपोर्ट था उसमें। चलिए इसका सही आंसर है विंट केफ। विंट केफ इंटरनेट के फाउंडर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www? www का फुल फॉर्म क्या है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वर्ल्ड वाइड वेब, वेबर वाइडेड वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड वेबर और वाइडेड वर्ल्ड वेब। सारे ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज कर दे, लेकिन फिर भी इसमें आंसर एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। उसका आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। www की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मेनी इज लेयर्स इन OSI मॉडल? हाउ मेनी लेयर्स इन OSI मॉडल? OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? और OSI की फुल फॉर्म क्या होती है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो कि नेटवर्किंग से रिलेटेड होता है मॉडल। और इसमें टोटल कितनी लेयर होती है ये पूछी गई है, 3, 4, 6, 7। तो इसका सही आंसर है 7। OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होती है। कितनी? टोटल 7 लेयर्स होती है। चलिए, हालांकि CCC के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला, विंडोज 10 हैज डैश डिफरेंट एडिशंस। विंडो 10 के विभिन्न संस्करण हैं। कितने संस्करण आए हैं? कितने आए हैं आपके विंडो 10 के एडिशंस? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला आंसर 4, दूसरा 5, तीसरा 8 और चौथा 10। तो इसका सही आंसर है 5। विंडो 10 के टोटल 5 एडिशंस आए हैं। कितने? टोटल 5 एडिशंस आए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडेड मीडिया? इनमें से कौन एक निर्देशित मीडिया नहीं है? गाइडेड मीडिया का मतलब जानते हो क्या होता है? गाइडेड मीडिया का मतलब होता है वायर्ड नेटवर्क। कौन सा? वायर्ड नेटवर्क को कहते हैं गाइडेड मीडिया। और अगर कभी ये पूछ लेता अनगाइडेड, क्या पूछ लेता? अनगाइडेड मीडिया, तो उसे आप कहते हैं वायरलेस। उसे आप कहते हैं वायरलेस। तो अभी ये पूछ रहा है फिलहाल गाइड मतलब गाइडेड मीडिया। इसका मतलब ये पूछ रहा है वायर्ड नेटवर्क इनमें से कौन सा नहीं है? पहला फाइबर ऑप्टिक केबल, दूसरा ट्विस्टेड पेयर केबल, तीसरा कोएक्सियल केबल। तो देखिए ये तीनों केबल से रिलेटेड है, इसका मतलब ये भी वायर्ड है केबल, ये भी वायर्ड है, ये भी केबल वायर्ड है। तो चौथा आपका बचता है वायरलेस। वायरलेस जो है वो गाइडेड नहीं है, वो क्या है? अनगाइडेड मीडिया है। ठीक है, वायरलेस। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग बेस्ड ऑन नेटवर्क साइज? नेटवर्क साइज के आधार पर नेटवर्किंग के कितने टाइप्स होते हैं? साइज के आधार पर नेटवर्क के कितने टाइप्स होते हैं? चलिए
सबसे पहला ये है व्हेन, दूसरा है मैन, तीसरा है लैंड और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। इसमें क्या ये पूछना और क्या ही बताना। ऑप्शन आंसर आपके सामने है ऑल ऑफ द अबव। तीनों साइज के बेस पे तीनों टाइप होते हैं, एक वैन, एक लैंड, एक मैन। क्लियर है बस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब आपके सारे ऑब्जेक्टिव बेस कंप्लीट होते हैं, अब आपके स्टार्ट हो रहे हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स आपके 100 तक ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। 52 से लेके 100 तक आपके ट्रू फॉल्स हैं और इसी तरीके से इसमें पेपर आता है। हालांकि इसमें एक ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा है 51 पे, वैसे 50 आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, 50 आपके ट्रू फॉल्स होते हैं। चलिए इन्हें भी साथ में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेशंस इन स्प्रेडशीट आर डन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। स्प्रेडशीट में गणना सूत्रों की सहायता से की जाती है। क्या एक्सेल में स्प्रेडशीट में फॉर्मूला यूज किए जाते हैं? बिल्कुल सही है, तो इसे हम ट्रू पर मार्क करेंगे और इसका सही आंसर है ट्रू। ठीक है, चलिए इन्हें फटाफट से कंप्लीट करेंगे, बहुत आसान से हैं। डिलीट की डिलीट्स द टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। डिलीट कुंजी सम्मेलन बिंदु के बाईं ओर के पार्ट को हटा देती है। बाईं ओर के पार्ट को हटा देती है मतलब अगर हमने लिखा है ए, यहाँ लिखा बी, यहाँ लिखा सी, अगर यहाँ पे हम डिलीट की प्रेस करें तो क्या ये लेफ्ट साइड का हटाएगी? नहीं जी, लेफ्ट साइड का बैक स्पेस की से हटता है, डिलीट की राइट साइड का कंटेंट हटाती है हमेशा, इसलिए ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ द एमपीईजी इज मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। एमपीईजी का पूरा नाम है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। बिल्कुल सही है, इसकी फुल फॉर्म यही होती है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। चलिए अगला क्वेश्चन, लाइनेक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो बिल्कुल जी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मतलब ये फ्रीली अवेलेबल भी है और ये यूजर इसको आराम से मॉडिफिकेशन भी इसमें कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सही है, आपका ट्रू है ये। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब इज कॉल्ड www। वर्ल्ड वाइड वेब को www कहा जाता है। अरे यार कितना आसान से क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब को हाँ जी भाई www ही कहते हैं, ट्रू है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज की विल नॉट लॉन्च द स्टार्ट बटन। विंडो की स्टार्ट बटन को लॉन्च नहीं करेगी, लॉन्च नहीं करेगी गाइस। क्या विंडो की से स्टार्ट बटन नहीं खुलेगा? बिल्कुल खुलेगा भाई, विंडो की से ही तो स्टार्ट बटन ओपन होता है, तो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो इसका मतलब ये तो हो गया फॉल्स, विंडो की से ही स्टार्ट बटन ओपन होता है। सॉरी, स्टार्ट बटन से ही विंडो की ओपन होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। यूज इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट टू इंक्रीज और डिक्रीज द इंडेंट ऑफ द पैराग्राफ्स ऑफ द डॉक्यूमेंट रिस्पेक्टिवली। दस्तावेज के पैराग्राफ के इंडेंट को क्रमशः बढ़ाने या घटाने के लिए इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का उपयोग करें। हाँ जी, पैराग्राफ को जब भी आप कभी इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का यूज कर सकते हैं। चलिए, तो इसका जो सही आंसर था वो था ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेसिंग F1 इज अ कॉमन वे टू इन्वोक हेल्प इन विंडोज। विंडोज में सहायता प्राप्त करने के लिए F1 एक सामान्य तरीका है। हाँ, जब भी आपको अभी विंडोज में हेल्प चाहिए होती है तो आपको हमेशा F1 फंक्शन की का यूज करना होता है। F1 फंक्शन की हेल्प एंड सपोर्ट के लिए होती है। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर है ट्रू। और अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 60। कैल्क क्लिपबोर्ड कमांड्स इज प्रेजेंट इन द इंसर्ट टैब। कैल्क का क्लिपबोर्ड कमांड इंसर्ट टैब में मौजूद है। कैल्क का क्लिपबोर्ड कमांड जो है वो क्या इंसर्ट टैब में मौजूद है? बिल्कुल भी नहीं, क्लिपबोर्ड कभी भी उसमें नहीं होता, क्लिपबोर्ड होता है स्टैंडर्ड टूल बार में। तो ये हो गया आपका गलत, फॉल्स हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, यू कैन स्वैप ओवर द फंक्शनलिटी ऑफ द लेफ्ट एंड राइट माउस बटन। आप बाएं और दाएं माउस बटन की कार्य क्षमता को बदल सकते हैं। माउस का जो लेफ्ट क्लिक है और राइट क्लिक है, क्या उसकी आप कार्य क्षमता को, उसकी फंक्शनलिटी को आप चेंज कर सकते हैं? नहीं जी, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये तो है आपका फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल फॉर्मूलाज इन कैल्क एंड विद इक्वल टू, मतलब कैल्क में सभी सूत्र इक्वल साइन पर खत्म होते हैं? नहीं भाई, कैल्क और एक्सेल में सारे फॉर्मूलाज इक्वल से स्टार्ट होते, खत्म इक्वल पर नहीं होते हैं। तो ये आपका क्या है? फॉल्स है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, द टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ करंट एक्टिव डॉक्यूमेंट। टाइटल बार वर्तमान सक्रिय दस्तावेज का नाम प्रदर्शित करता है। हाँ जी, टाइटल बार हर डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर होती है और उसका काम होता है पेज का, जो भी आपका डॉक्यूमेंट का जो नाम होता है वो आपका टाइटल बार पर शो होता है। साथ ही साथ आपकी सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर का नाम भी वहां पर लिख के आता है। ठीक है, तो ये आपका ट्रू है। सही जी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स आर कंप्लीटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफेक्शन।
ऑप्टिकल फाइबर विद्युत चुंबकीय विवर्तन से पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। किससे पूरी तरह सुरक्षित होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्रैक्शन। तो हाँ, ऑप्टिकल फाइबर जो आपकी केबल होती है वो टोटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्रैक्शन से बिल्कुल सेफ होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, तो इसीलिए आपका सही है, ये ट्रू है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द मूव टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन प्रेस द एंड की। हर एक लाइन की बिगिनिंग पर पहुंचने के लिए एंड की प्रेस करनी होती है, ऐसा है क्या? जैसे मान लिया ये लाइन है और इसकी मैं यहाँ पे हूँ, मेरा कर्सर है और मुझे यहाँ पहुंचना, तो क्या मैं एंड की प्रेस करूंगी? एंड की से लाइन के लास्ट में जाते हैं, होम की से आप लाइन के स्टार्टिंग में आते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स है, ये क्या है? फॉल्स है। चलिए अगला क्वेश्चन। द फुल नेम ऑफ LLL इज लो लेवल लैंग्वेज। ट्रिपल एल की फुल फॉर्म क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज। हाँ जी बिल्कुल सही है, ट्रिपल एल का फुल फॉर्म होता है लो लेवल लैंग्वेज। अगर HLL लिखा है इसका मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये सही है, बिल्कुल ट्रू है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। Ctrl+U सेलेक्ट द इटैलिक स्टाइल्स फॉर द सेलेक्टेड टेक्स्ट। Ctrl+U चयनित टेक्स्ट के लिए इटैलिक शैली का चयन करें। अगर आपको अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो आप Ctrl+U शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। तो बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि Ctrl+U किसके लिए होता है आपको पता है। उससे हम क्या करते हैं? अंडरलाइन देते हैं टेक्स्ट में। Ctrl+U से अंडरलाइन, जैसे ये इटैलिक लिखा है इसके नीचे एक अंडरलाइन दे दी, ये काम होता है Ctrl+U का। इटैलिक के लिए Ctrl+I प्रेस करना होता है, तो ये क्या है? फॉल्स है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एरर्स इन ए फॉर्मूला इज कॉल्ड ऑडिटिंग। किसी सूत्र में त्रुटियों की पहचान करने की प्रक्रिया को ऑडिटिंग कहा जाता है। अगर कोई भी फॉर्मूला में कोई एरर आ रहा है तो उसको अगर हम चेक करना चाहते हैं कि क्या एरर आ रहा है तो उसे हम ऑडिटिंग कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही है, उसको हम कहते हैं ऑडिटिंग। किसी भी एरर को आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसेस होता है उसको ऑडिटिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द रिसाइकल बिन फोल्डर इन विंडोज। हटाए गए ऑब्जेक्ट्स को विंडोज में रिसाइकल बिन फोल्डर से पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। हाँ जी सही है, विंडोज में अगर आपने कोई चीज डिलीट की है तो आप उसको रिसाइकल बिन से स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है कि आप 30 डेज तक उसको रिसाइकल बिन से रिस्टोर कर सकते हैं। आफ्टर 30 डेज वो क्या होता है? ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट डिलीट हो जाता है। क्या हो जाता है? परमानेंट डिलीट। ठीक है, तो 30 डेज तक आप उसको वापस से रिस्टोर कर सकते हो, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज फर्स्ट यूज्ड इन HTC। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग सबसे पहले HTC में किया गया था। HTC मोबाइल जो आते थे, क्या उनमें सबसे पहले एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था? हाँ जी बिल्कुल सही है, सबसे पहले एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज HTC मोबाइल में किया गया था, जो कि पहले बहुत ज्यादा चलते ही थे। ठीक है, ये ट्रू है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। When a folder is copied to another place, the subfolder in the folder also get copied। जब किसी फोल्डर को किसी अन्य स्थान पर कॉपी किया जाता है तो फोल्डर में मौजूद सब फोल्डर भी कॉपी हो जाते हैं। मान लिया एक फोल्डर आपका है, कोई मेन फोल्डर, उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे आपने फोल्डर बना रखे हैं। अब अगर आप मेन फोल्डर को कहीं और कॉपी करोगे तो सब फोल्डर भी कॉपी होंगे। हाँ जी बिल्कुल, अगर आप मेन फोल्डर को कहीं कॉपी करके ले जा रहे हो तो सब फोल्डर भी आपके कॉपी होके जाते हैं। अगर आप सब फोल्डर ले जा रहे हो इंडिविजुअली तो आपका मेन फोल्डर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ट्रू है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एप्लीकेशन पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एप्लीकेशन पैकेज है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ये कह रहे हैं क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एप्लीकेशन पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है डिबगिंग इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इज सॉफ्टवेयर कोड। डिबगिंग सॉफ्टवेयर को कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया है। मतलब डिबगिंग किसको कहते हैं? डिबगिंग किसको कहते हैं? इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड। सॉफ्टवेयर कोड में एरर्स को फाइंड करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम डिबग या डिबगिंग कहते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल सही है, उसको डिबग या डिबगिंग ही कहा जाता है। क्लियर है इतने? चलिए बढ़े अगले पे, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ट्रू फॉल्स है इसलिए थोड़ा सा जल्दी लेके चल रहे हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो वीडियो हमारा बहुत लंबा चला जाएगा। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन। LibreOffice Impress इज ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। LibreOffice Impress एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। LibreOffice Impress क्या है? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कोई भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और अगर बात चल रही है स्प्रेडशीट की तो स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर होता है कैल्क। तो ये आपका
फॉल्स है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ परमानेंटली रिमूविंग अ कंप्यूटर फ्रॉम ऑपरेशन। बूटिंग कंप्यूटर को संचालन से स्थायी रूप से हटाने की प्रक्रिया है। बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ परमानेंटली रिमूविंग अ कंप्यूटर फ्रॉम ऑपरेशन। एक कंप्यूटर को ऑपरेशन से परमानेंट रिमूव करने की प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं? नहीं जी, बूटिंग का काम होता है सिस्टम को वापस से आपका ऑन करना है, उसकी सारी फाइल्स को स्कैन करके सिस्टम को वापस से ऑन करना, हम कहते हैं उसे बूटिंग, ठीक। तो ये आपका फॉल्स है। चलिए अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द सोर्स कोड ऑफ लाइनेक्स इज सीक्रेट। लाइनेक्स का सोर्स कोड गुप्त है, तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बताया था कि लाइनेक्स क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स, इसका सोर्स गुप्त नहीं है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इसका सोर्स गुप्त नहीं है, सीक्रेट नहीं है, इसका सोर्स एकदम ओपन है, तो ये आपका फॉल्स है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस पी यूज्ड ओनली टू सी द प्रिंट प्रीव्यू ऑफ वेब पेज। कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग केवल वेब पेज का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किया जाता है? अरे नहीं जी भाई, कंट्रोल प्लस पी से किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया जा सकता है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस पी नहीं यूज होता है। इससे क्या होता है कि आप किसी भी पेज को प्रिंट कर सकते हैं, मेन इसका यूज यही होता है, तो इसीलिए ये क्या है, फॉल्स है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वेब बेस्ड एप्लीकेशंस द टूल बार इज प्रोवाइडेड बाय द ब्राउजर एंड कांट बी कस्टमाइज्ड। वेब बेस्ड एप्लीकेशन, जो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं उनमें क्या होता है, टूल बार इज प्रोवाइडेड बाय द ब्राउजर एंड कांट बी कस्टमाइज्ड। वेब आधारित अनुप्रयोगों में टूल बार ब्राउजर द्वारा प्रदान किया जाता है और इसे अनुकूलित नहीं किया जा सकता। तो ये सही है और इसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते जो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिटन इन जावा। सिम्बियन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका नाम है सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, वो जावा लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। तो नहीं, ये भी गलत है, वो C++ लैंग्वेज में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, C++ में, तो ये सॉरी, ये है आपका फॉल्स। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। यू कैन स्टॉप यूजिंग द स्पेलिंग चेकर एट एनी टाइम बाय क्लिकिंग ऑन द क्लोज बटन। आप बंद कर सकते हैं बटन पर क्लिक करके किसी भी समय वर्तनी जांचकर्ता का उपयोग। मतलब आप अगर स्पेलिंग ग्रामर, अगर आप स्पेलिंग चेकर यूज कर रहे हो और अगर आप उसको बंद करना चाहते हो तो आप उसको किसी भी टाइम पर क्लोज बटन पर क्लिक करके आप उसे बंद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो अपने आप चलता रहेगा, तो ये बिल्कुल सही है। अगर आप स्पेलिंग चेकर यूज कर रहे हैं तो आप किसी भी टाइम क्लोज बटन पर क्लिक करके उसे बंद भी कर सकते हैं बीच में ही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लिकिंग ऑन एन आइकन विद द माउस इज फॉर्म ऑफ गिविंग एन इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। माउस से किसी आइकन पर क्लिक करना कंप्यूटर को निर्देश देने का एक रूप है। जब भी आप माउस से किसी भी आइकन पर क्लिक करते हो तो उसका मतलब ये आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, माउस से किसी आइकन पर क्लिक करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ठीक है। या तो माउस से क्लिक करके इंस्ट्रक्शन दिया जाता है या फिर कीबोर्ड से टाइप करके इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ये दोनों इंस्ट्रक्शन देने के कई ही काम आते हैं, क्लियर है। चलिए उसके बाद, डिफिकल्ट मैथमेटिकल और कैलकुलेशन कैन नॉट बी डन बाय कंप्यूटर। कठिन गणनाएं कंप्यूटर द्वारा नहीं की जा सकती हैं। क्या कंप्यूटर से आप डिफिकल्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हो? कंप्यूटर कह देगा नहीं भाई इतना डिफिकल्ट मैं नहीं कर सकता, मैं तो डर गया, मुझसे इतना डिफिकल्ट नहीं होता। नहीं जी, कंप्यूटर से आप कितना भी डिफिकल्ट काम कर सकते हैं, उसे सब कुछ सारी कैलकुलेशंस वो कर सकता है, इजी से इजी और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट। तो ये हो गया आपका फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। एनिमेशन इफेक्ट अपीयर्स इन द स्टैंडर्ड टूल बार। एनिमेशन प्रभाव मानक टूल बार में दिखाई देता है। एनिमेशन इफेक्ट किस में दिखाई देता है, टूल बार में दिखाई देता है? नहीं जी, एनिमेशन इफेक्ट टूल बार में नहीं दिखाई देता है, वो आपका एनिमेशन मेन्यू में, एनिमेशन टैब में दिखाई देता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया फॉल्स। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उबंटू इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उबंटू एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो उबंटू क्या है, एक क्या है, उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, तो ये फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। उबंटू क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सब हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पर। अगला है, द ऑटो कंटेंट विजार्ड क्रिएट्स द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट्स बेस्ड ऑन द चॉइसेस यू मेक। ऑटो कंटेंट विजार्ड आपके द्वारा चुने गए विकल्पों के आधार पर संरचना और सामग्री बनाता है। हाँ जी, ऑटो कंटेंट विजार्ड जो है, जैसे ही आप उसको जो भी अपनी आप डिटेल्स उसको दे देते हो, नाम नंबर जो भी कुछ, उसके बेसिस पर आपके लिए एक वो टेम्पलेट बना के तैयार कर देता है। वही काम होता है ऑटो कंटेंट विजार्ड का, जिसमें आपको कंटेंट अपने आप लिखना नहीं पड़ता है सारा। तो ये ट्रू है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यू कांट चेंज द फॉन्ट स्टाइल ऑफ द इंटायर वर्कबुक इन कैल्क बाय अ सिंगल कमांड।
You can't change the font style of the entire workbook in Calc by a single command. It can change by worksheet by worksheet. कैल्क में संपूर्ण कार्य पुस्तिका का फॉन्ट शैली एक ही आदेश से नहीं बदल सकते हैं, केवल वर्कशीट दर वर्कशीट ही बदल सकते हैं। हाँ, अगर आप कैल्क में फॉन्ट साइज या फॉन्ट स्टाइल कुछ भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं पूरी फाइल में जितनी शीट है सबका एक बार हम चेंज कर सकें, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप वर्कशीट बाई वर्कशीट ही सबका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है ये, और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे भी जाएंगे। डेटा कैन बी अ नंबर, अ वर्ड, अ पिक्चर और अ साउंड। डेटा एक संख्या हो सकती है, एक शब्द भी हो सकता है, एक चित्र और एक ध्वनि भी हो सकता है। क्या इन सबको हम डेटा कह सकते हैं? हाँ जी, डेटा कुछ भी हो सकता है, ये ट्रू है। डेटा में नंबर भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है, साउंड भी हो सकता है। डेटा किसी को भी कहा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द ब्लैंक वेब पेज टेम्पलेट ऑफ राइटर कंटेन्स प्री फॉर्मेटेड और प्री डिजाइंड ऑप्शंस। राइटर के ब्लैंक वेब पेज टेम्पलेट में पूर्व स्वरूपित या पूर्व डिजाइन किए गए विकल्प होते हैं। हाँ जी, ब्लैंक वेब पेज जब आप ओपन करते हो ब्लैंक वेब पेज टेम्पलेट राइटर का, तो उसमें जो प्री फॉर्मेटेड और प्री डिजाइंड ऑप्शंस होते हैं वही अवेलेबल होते हैं। तो ये सही है, जब तक कि आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ये सही है ये। अगला, e-commerce consists primarily of the distributing, buying, selling, marketing and servicing of product on such services over electronic systems such as the internet. ई-कॉमर्स का मुख्य रूप से इंटरनेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर उत्पादों को सेवाओं का वितरण, खरीद, बिक्री, विपणन और सर्विसिंग शामिल है। इसका मतलब ये कह रहा है कि ई-कॉमर्स का यूज ऑनलाइन मतलब इंटरनेट पर सारी सर्विसेज को खरीदना, बेचना, वितरण करना, इन सारी चीज़ों को क्या हम ई-कॉमर्स कहते हैं? तो बिल्कुल, ई-कॉमर्स की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है बेसिक कोई भी लेन देन करना, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ऑनलाइन कोई लेन देन करना इंटरनेट पर, उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। जैसे फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करना, मिंत्रा, अमेजॉन, 1mg, इन सब से कोई भी चीज़ की शॉपिंग करना, लेन देन करना, उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुल डाउन मेन्यू ऑप्शन विद अ स्मॉल एरो इंडिकेट्स दैट द सब मेन्यू विल अपीयर। एक छोटे तीर के साथ पुल डाउन मेन्यू विकल्प इंगित करता है कि सब मेन्यू दिखाई देगा। बिल्कुल, जब भी मान लिया अगर यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट, और सेलेक्ट के साथ में यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे एरो कुछ ऐसे दिया गया है, कुछ ऐसे साइन इस तरीके से इंडिकेट किया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक सब मेन्यू इसकी दिखाई देगी। ये बिल्कुल सही है, ट्रू है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एज यू कैन प्रीव्यू अ वर्कशीट इन लिब्रियोफिस कैल्क बिफोर प्रिंटिंग, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रीव्यू अ चार्ट। जो कि आप मतलब जब भी आप लिब्रियोफिस कैल्क में कुछ भी जब आप प्रिंट कर रहे हैं, तो वो कह रहा है कि आप एक वर्कशीट का तो प्रीव्यू प्रिंट करने से पहले देख सकते हैं, पर आप चार्ट का प्रीव्यू नहीं देख सकते प्रिंटिंग से पहले, उसे सिर्फ आप सीधे प्रिंट ही कर सकते हैं चार्ट को। तो ये बिल्कुल गलत है। जब भी आप प्रिंट करने चाहें तो उसके पहले आप चार्ट का भी प्रीव्यू देख सकते हैं, और आप पूरी वर्कशीट का जितना भी डेटा उसका आप प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉल्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, LibreOffice Impress allows you to differentiate your own animation effect। LibreOffice Impress आपको अपने स्वयं के एनिमेशन प्रभावों को अलग करने की अनुमति देता है। तो हाँ, LibreOffice Impress में आप अपने एनिमेशंस, कस्टम एनिमेशन भी आप बना सकते हैं। सब में बनाए जा सकते हैं, इम्प्रेस में भी, वर्ड आपका पावर पॉइंट में भी कस्टम एनिमेशंस बनाए जा सकते हैं। तो ये क्या है? सही है, ट्रू है ये। अगला क्वेश्चन, the overall flow of screens and messages for an application is called an interface। किसी एप्लीकेशन के लिए स्क्रीन और निर्देशों के समग्र प्रभाव को इंटरफेस कहा जाता है। बिल्कुल सही है। किसी भी स्क्रीन पर अगर बराबर किसी मैसेज या किसी चीज़ का अगर फ्लो चल रहा है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? इंटरफेस कह सकते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्माइली इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्डिनरी printable character or a small image intended to represent a human facial expression and convey an emotion। स्माइली का यूज वो कह रहा है कि स्माइली सामान्य मुद्रण योग पत्रों का एक क्रम या एक छोटी ऐसी छवि है, ऐसी पिक्चर है जिसका उद्देश्य मानव चेहरे की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करना और उसके एक भावना का व्यक्त करना है। मतलब स्माइली एक ऐसी छोटी सी पिक्चर होती है जिसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, और जिसका काम होता है कि किसी ह्यूमन के एक्सप्रेशंस को बताया जा सके कि वो खुश है कि नाराज है कि गुस्सा है या जो भी है। तो हाँ, स्माइली का यूज बेसिकली यही होता है कि हम उससे अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, द सेलेक्ट एन इंट्रायल डॉक्यूमेंट इन राइटर, मूव द पॉइंटर टू द लेफ्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट टेक्स्ट until it changes to right pointing arrow and then double click। राइटर में संपूर्ण दस्तावेज का चयन करने के लिए अगर आप पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं
तो पॉइंटर को किसी भी दस्तावेज के टेक्स्ट के बाईं ओर तब तक ले जाएं, आप पॉइंटर को ऐसे बाईं ओर तब तक लेके जाएं अपने पॉइंटर को, जब तक कि वो दाएं इंगित करने वाले तीर में ना बदल जाए, जब तक वो राइट की साइड इंगित करने में तीर में ना बदल जाए, और फिर आप डबल क्लिक कर दें तो वो डॉक्यूमेंट आपका पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ये पूरा प्रोसेस है कि आप अपने पॉइंटर को लेफ्ट साइड लेके जाएं, जब तक कि वो राइट वाला जो आइकन है वो ना शो करे, तब तक आप लेफ्ट तक ले जाएं। जैसे राइट वाला वो आइकन शो कर दे, आप डबल क्लिक कर दे, पूरा डॉक्यूमेंट अपने आप से सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, अ डायलॉग चार्ट इज कॉमनली यूज्ड टू डिजाइन जीयूआई एप्लीकेशन। जीयूआई एप्लीकेशंस को डिजाइन करने के लिए आमतौर पर एक संवाद चार्ट का उपयोग किया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, जीयूआई एप्लीकेशंस को डिजाइन करने के लिए हमेशा डायलॉग चार्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका ट्रू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर, और खत्म होते जा रहे हैं हमारे सारे क्वेश्चन, 97 पर हम पहुंच चुके हैं। व्हेन यू क्रिएट अ फॉर्मूला इन कैल्क दैट कंटेन्स अ फंक्शन, द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स हेल्प्स यू एंटर वर्कशीट फंक्शन। जब आप कैल्क में फॉर्मूला बनाते हैं जिसमें एक फंक्शन होता है, तो इंसर्ट फंक्शन संवाद बॉक्स आपको वर्कशीट फंक्शन दर्ज करने में मदद करता है। जब भी आप कैल्क पर कोई भी एक फंक्शन बनाते हैं तो आपको इंसर्ट फंक्शन का एक ऑप्शन मिलता है, जहां से जाके आप अपने फंक्शंस को इंसर्ट करने में आपको आसानी होती है। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम द मेल मर्ज हेल्पर डायलॉग बॉक्स यू कैन ओनली ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटा सोर्स बट कांट क्रिएट अ न्यू वन। मेल मर्ज हेल्पर संवाद बॉक्स से आप केवल मौजूदा डेटा स्रोत खोल सकते हैं, लेकिन नया नहीं बना सकते। ये बिल्कुल गलत है। मेल मर्ज हेल्पर डायलॉग बॉक्स से आप नया भी बना सकते हैं, और आप पुराने को भी एग्जिस्ट जो है आपका, उसे भी आप सही कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ टियर ऑफ मेन्यू अपीयर्स व्हेन द यूजर राइट क्लिक्स ऑन द माउस। जब उपयोगकर्ता माउस पर राइट क्लिक करता है तो एक टियर ऑफ मेन्यू प्रकट होता है। हाँ जी, किसी भी आइकन पर जब आप राइट क्लिक करोगे तो वहां से एक टियर ऑफ मेन्यू आपका ओपन होता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, अ प्रोटोकॉल यूज फॉर फेचिंग ईमेल फ्रॉम अ मेल बॉक्स इज POP1। मेल बॉक्स से ईमेल लाने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है POP1। हाँ जी बिल्कुल सही है। इसका काम क्या होता है, मेल बॉक्स से ईमेल लाने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसे हम कहते हैं POP1। ठीक है, तो ये सही है। तो गाइज हमने अपने पूरे किए हैं 100 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चन अच्छे से देखे होंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आप कोई डाउट रह जाता तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो प्लीज आप लास्ट तक जरूर देखें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम बाकी के जो भी हमने सेट्स पहले डिस्कस किए हैं उनके हम आपके लिंक डाल देंगे। फिलहाल हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। हैव ए नाइस डे, विल सी यू सून।